फ्रेंड्स, मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। आज हम सभी दहन का पोषक तथा अपोषक के बारे में पढ़ेंगे। पोषक के बारे में पहले समझिए। जब भी दहन की क्रिया होती है अर्थात किसी पदार्थ में ज्वलन जब उत्पन्न होता है तो उसको जलाने के लिए कुछ आवश्यक शर्त होता है जो उसको जलने में मदद करता है। जैसे कि अगर हम लकड़ी को जलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाता है, पोषक हो जाता है, दहन का पोषक। उसी प्रकार से जितना भी पदार्थ है दुनिया में जलने वाला जिसमें दहन हो सकता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आवश्यक अवयव है। जैसे कि कुछ पदार्थ जैसे कि पेंटाक्लोराइड को देखें तो क्लोरीन को उपस्थिति में जलाया जा सकता है। कुछ पदार्थ है जो नाइट्रोजन के माध्यम से भी जलाया जा सकता है। तो वैसा पदार्थ जो ज्वलन करने में अर्थात दहन की क्रिया में सहायता करता है उसे हम क्या कहते हैं, दहन का पोषक कहते हैं। यही इसका उल्टा अगर हम लेते हैं, जैसे कि अगर कहीं आग जल रहा हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करते हैं। जैसे कि देखेंगे कहीं पर भी आग लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सिलेंडर आता है उसको स्प्रे करने से ये बुझ जाता है। तो वैसा पदार्थ जो आग को बुझाने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं, दहन का अपोषक। क्या कहा जाता है, दहन का अपोषक। तो ये दोनों पॉइंट भली बात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दहन की शर्तें में। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए किसी न किसी प्रकार का शर्त चाहिए। तो दहन भी एक रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसको होने के लिए भी कुछ शर्त है। तो दहन के आवश्यक शर्तें, दहन का आवश्यक शर्त है मुख्य रूप से कितना, 3। पहला क्या, जलने वाला पदार्थ। दूसरा का ज्वलन ताप। तीसरा क्या, दहन का पोषक। ये तीनों चीज बहुत ही जरूरी है। पहला ज्वलनशील पदार्थ। दूसरा हो गया ज्वलन ताप एवं तीसरा हो जाता है क्या, दहन का पोषक। ये तीनों चीज जरूरी है। अब ये तीनों चीज है क्या, इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दिया है, ज्वलनशील पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया करवाकर प्रकाश, उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करता है, वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, दहनशील पदार्थ। जैसे में हम क्या ले सकते हैं, जैसे में इसका हो जाता है लकड़ी, तेल, डीजल, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, कागज। क्योंकि ये सब पदार्थ क्या होता है, खुद जलता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा ज्वलन ताप। ज्वलन ताप समझते होंगे। इसका परिभाषा हो जाता है कोई भी पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलना शुरू करता है उस ताप को ही हम क्या कहते हैं, उसका ज्वलन ताप। क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। जैसे कि यहां पर समझते हैं, एक कागज आप लीजिए, एक लकड़ी का गुटका समझते हैं, बड़ा सा जो कटा हुआ रहता है। तो कागज को और लकड़ी का गुटका को दोनों को माचिस की एक तीली से जलाने की कोशिश करिए। तो कागज तो क्या होगा, एक तीली से जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या लकड़ी का गुटका जलना शुरू होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका ज्वलन ताप कम है। इसीलिए एक तिल्ली से इतना उष्मा निकला कि इसको जला दिया। लेकिन एक लकड़ी का गुटका अर्थात मोटा लकड़ी, उसको जलाना संभव नहीं एक तिल्ली से, क्योंकि उसका ज्वलन ताप ज्यादा है लकड़ी का गुटका का, और माचिस के तिल्ली से उतना ताप निकल नहीं पा रहा है, इसलिए ये जो है नहीं जलेगा और ये जो माचिस के तिल्ली से ही जल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे किसको, ज्वलन ताप।
अब हमारा दिया दहन का पोषक, तो दहन का पोषक तो अब भी जाने, वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में सहायता करता है, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सभी पदार्थ क्या है, दहन का पोषक है। अर्थात ये तीनों चीज दहन क्रिया के लिए बहुत जरूरी है। और अगर हमको कहीं पर आग लग रहा है, उसको बुझाना है, तो ये तीनों पदार्थ में किसी एक को भी आप हटा देते हैं तो ऑटोमेटिक दहन की क्रिया क्या होगी, बंद हो जाएगी, अर्थात आग जलना बंद हो जाएगा। जैसे कि अगर जलने वाला पदार्थ को ही हम हटा दें तो आग ऑटोमेटिक बंद हो गया। ज्वलन ताप ही अगर ना मिले, जैसे कि कोई लकड़ी जल रहा और लकड़ी आग पकड़ लिए, उसको पानी से भिंगा दिए, तो पानी से भिंगा दिए तो उसका ज्वलन ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसा जो है बढ़ जाने के कारण वो जो है ऑटोमेटिक आग नहीं पकड़ पाएगा या फिर बुझ जाएगा धीरे धीरे। अगर दहन का पोषक, जैसे कि बोला जाता है कि अगर सिलेंडर में आग लग जाता है, एलपीजी सिलेंडर में, उसको भिंगा हुआ कपड़ा से उसको इस तरह से दबा दिया जाता है या फिर उसको झाँप दिया जाता है, क्योंकि जब वो इस तरह से ऐसे झाँपते हैं तो उसके अंदर एक लेयर बन जाता है और ऑक्सीजन जो उसको मिल नहीं पाता, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण ऑटोमेटिक सिलेंडर जो है आग जलना क्या होता है, बंद हो जाता है और आग जो है क्या होगा, बुझ जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि ये तीनों जो है दहन क्रिया के लिए आवश्यक है। अब हम लोग चलेंगे ज्वाला में। ज्वाला समझते होंगे, जैसे कि कोई पदार्थ जब जलता है, जैसे मोमबत्ती, तो मोमबत्ती जब जलता है तो उसको देखे होंगे ये क्षेत्र को जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाला क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग मोमबत्ती का ज्वाला के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। मोमबत्ती का ज्वाला में 3 भाग है, केंद्रीय मंडल, प्रकाश मंडल, प्रकाशहीन मंडल। केंद्रीय मंडल जो बत्ती होता है उसके जस्ट ऊपर का एरिया होता है। इसका रंग कैसा रहता है, यह जब भी रहता है तो इसका रंग रहता है नीला। कैसा रंग रहता है इसका, नीला रहता है। नीला रहने का रीजन क्या है, तो नीला इसलिए रहता है क्योंकि इसके ऊपर देख रहे हैं 2 आवरण और है, इसलिए उसको ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पाता और सही से नहीं जलने के कारण ये जो कैसा रंग में रह जाता है, वाष्प के रूप में, यानी कि इसका मोम का वाष्प जो रहता है वो कैसा रूप में दिखाई पड़ता है, नीला रूप में। जस्ट उसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे एक और संरचना है जिसका नाम क्या दिया गया, प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान मंडल यानी कि जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, और इसका रंग जो है कह सकते हैं कि पीला होता है। प्रकाशमान मंडल का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, क्योंकि इसको भी ऑक्सीजन मिलता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण नीचे से जो जा रहा है इसका वाष्प, मोम का वाष्प जो जा रहा है, वह जो है जब जलता है तो उसका कर्ण जो है चमकता है, और चमकने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, जिसके कारण यह कैसा दिखाई पड़ता है, पीला रंग का दिखाई पड़ता है। और ये संरचना जो है ज्वाला का सबसे बड़ा संरचना होता है। कौन सा भाग, प्रकाशमान मंडल, जिसका रंग कैसा रहता है, पीला। अब आते हैं सबसे बाहरी भाग में। सबसे बाहरी भाग को हम कहते हैं प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन का अर्थ हुआ जहां कोई प्रकाश नहीं होता, और उसका रंग कह सकते हैं कि काला कह सकते हैं, क्योंकि वह बाहर एकदम होता है। वो जो है जो भी पदार्थ नहीं जलता वो बाहर आकर के धुआं के रूप में बाहर निकलता हुआ दिखता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा काला दिखाई दे सकता है। हालांकि ऐसे इसका कोई रंग नहीं होता, क्योंकि इसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलता है, और पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल जाने के कारण इसमें जितना भी रहता है ईंधन जलने लायक, वो पूर्ण रूप से चारों पट्टी से ऑक्सीजन मिलने के कारण बढ़िया से जल करके ये जो है धुआं बन करके ऊपर उड़ते जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन करके। इसीलिए जब पूर्ण रूप से ये जल जाता है तो इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, और इसलिए इसमें किसी प्रकार का जो है प्रकाश नहीं दिखता, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, प्रकाशहीन मंडल। तो इस प्रकार से आप क्या देख पा रहे हैं, मोमबत्ती का ज्वाला में कितना क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है, और इसका तापमान जो होता है प्रकाशहीन मंडल का, क्योंकि पूर्ण रूप से इसका दहन हो रहा है, इसलिए इसका तापमान जो है सबसे ज्यादा रहता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एलपीजी गैस के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पहले से भलीभांति जानते हैं। हम लोग के घर में ईंधन के रूप में इसी का उपयोग हो रहा है।
तो एलपीजी सिलेंडर जिसे आप देख पा रहे होंगे, एलपीजी सिलेंडर में कुछ खास अवयव का मिश्रण रहता है, जैसे कि एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। इसमें तीनों मिला हुआ रहता है। क्या क्या रहता है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तीन गैस का मिश्रण रहता है और ये बहुत ज्यादा क्या है? ज्वलनशील है। तो एथेन का सूत्र लिख लेते हैं पहले। प्रोपेन का हो जाता है C3H8 और ब्यूटेन का होता है तो इन तीनों का मिश्रण से क्या बना होता है? हमारा एलपीजी गैस बना होता है, जो मुख्य रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्यूटेन। क्वेश्चन इसमें दो प्रकार से पूछ सकता है कि एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है, तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ब्यूटेन है। एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाता है हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या हो गया? एलपीजी का फुल फॉर्म। इसी का हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो यहां पर हम सभी एलपीजी के बारे में भी पूरा जान गए हैं। अब एक बात आप ध्यान दिए होंगे कि जब भी एलपीजी गैस लीकेज होता है सिलेंडर से, तो उससे खास प्रकार का गंध आता है, जिसे हम लोग को पता चल जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों में किसी में भी ऐसा गंध नहीं होता। अर्थात कह सकते हैं कि एलपीजी का गंध जो है स्वादहीन होता है, या फिर कह सकते हैं गंधहीन होता है, यानी उसमें कोई गंध नहीं होता है। इसीलिए यह खतरनाक हो सकता है। लीकेज होने पर अगर कहीं ज्वाला उसको मिल जाए या कहीं से उसको चिंगारी मिल जाए तो तुरंत आग पकड़ सकता है। तो उसमें जानबूझकर एक अवयव मिला दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एथिल मरकैप्टन। क्या मिलाते हैं? एथिल मरकैप्टन। अर्थात हम कह सकते हैं कि एलपीजी गैस में दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है जिसे कहते हैं एथिल मरकैप्टन। क्या कहते हैं? एथिल मरकैप्टन कहते हैं। और इसका सूत्र हो जाता है C2H5SH। इस पदार्थ को हल्का सा मात्रा में एलपीजी गैस में मिला दिया जाता है, जिससे जैसे एलपीजी लीकेज होता है तुरंत जो हम लोग को महसूस हो जाता है, क्योंकि इसका गंध बहुत ही तीखा होता है। इससे हम बचाव कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगला क्लास हम लोग का पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसी चैप्टर का। तो पीडीएफ क्लास रहेगा अगला, और ऑप्शन के साथ। तो आप लोग उसको मार करके सेट प्रैक्टिस कर करके या फिर देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आप उसमें सही कर पाते हैं। और वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर 10 लेवल के एग्ज़ाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और केमिस्ट्री का पूर्ण रूप से ख़त्म होने का अर्थात पीडीएफ ख़त्म होने के बाद बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।